हाय एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल करंट थ्योरी या कन्वेंशनल करंट हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। देखते हैं कि इसमें क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है कन्वेंशनल करंट की बात करेंगे हम इस थ्योरी में। स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थ्योरी किसने दी है? थ्योरी दी है अर्थर होम्स ने 1930 में। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमारे पास में तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, और ये भी है एक कन्वेंशनल करंट। तो नाम कैसे याद करना है? देखो, कन्वेंशनल करंट में से आप निकाल लो करंट को, ठीक है, और अर्थर होम्स में से ले लेते हैं होम। तो अर्थर को क्या है, घर पे करंट लग गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो अर्थर को क्या हो गया, घर पे करंट लग गया, ठीक है। तो अर्थर होम्स कन्वेंशनल करंट किसने दी है? कन्वेंशनल करंट थ्योरी अर्थर होम्स ने दी है। कब दी है? 1930 में दी है। अब कहीं कहीं पे आपको 1927 भी मिलेगा किसी बुक्स में, बट जो करेक्ट है वो 1930 है। ये थ्योरी क्या बात करती है? देखो, ये थ्योरी कहती है कि कन्वेंशनल करंट जो है वो मेंटल में प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से वही रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्टिंग के लिए। पिछली थ्योरी हमने पढ़ी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कि पहले क्या हुआ करता था, एक पेंजिया हुआ करता था जो बहुत बड़ा लैंडमास था, फिर वो टूट कर क्या हो गया, बिखर गया, और फिर वो फ्लोट करने लग गया। ठीक है, फ्लोट करने के बाद में अपनी प्रेजेंट पोजिशन पे पहुंच गया। मतलब आज जो भी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट हमें देखने को मिलते हैं वो तैर के आए हैं एक जगह से। तो अब उस थ्योरी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बताया गया था कि इसका कारण क्या हुआ, ये क्यों मूवमेंट हुई, इन प्लेट की मूवमेंट क्यों हुई, कॉन्टिनेंट की मूवमेंट क्यों हुई। उसने बताया था ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। बट वो ग्रेविटेशनल पुल जो रीज़न दिया है वो सही नहीं है, ठीक है। जो करेक्ट रीज़न है प्लेट के मूवमेंट करने का वो कन्वेंशनल करंट है। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या होता है? देखो, जैसे कि तुम्हें पता होगा, मैंने बताया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा है कि मान लो कि ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में से मैं एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो निकाल लेती हूँ। तो उस छोटे से टुकड़े को अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है वो कैसे मिलके बनी हुई है? 3 लेयर से। सबसे ऊपर वाली जो है वो क्रस्ट है, फिर बीच वाली जो है वो मेंटल है, और सबसे नीचे वाली को हम कोर कहते हैं। उसमें से भी जो मेंटल वाला पोर्शन है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। एक अपर मेंटल है और एक लोअर मेंटल है। अब जो अपर मेंटल है उसमें एस्थेनोस्फीयर होता है। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? मोल्टन माग्मा, मोल्टन मटेरियल जो वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, गर्म है बहुत ही ज़्यादा। तो अपर मेंटल में वो लावा फ्लो करता है, और उस लावा के ऊपर ही हमारी जितनी भी प्लेट, हमारा जो क्रस्ट है वो क्या करती है? फ्लोट करती है, उसके ऊपर तैरती है। जैसे कि पानी के ऊपर लकड़ी तैरती है, उसी तरीके से जो मोल्टन मटेरियल है, जो एस्थेनोस्फीयर है, उसके ऊपर हमारी जो प्लेट्स है वो क्या करती है? मूव करती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये बात तो समझ में आई। ये जो मोल्टन मटेरियल है वो वहाँ पे आया कैसे, हीट वहाँ पे आई कैसे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वहाँ पे कि जो मेंटल की डिस्टेंस यहाँ पे दी गई है कि 100 नीचे जाएंगे हम जब, तो 100 से 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वहाँ पे हमें मेंटल मिलती है, ठीक है। ये डिस्टेंस है उसकी मेंटल की, तो उसमें हमें एस्थेनोस्फीयर मिलता है। अब एस्थेनोस्फीयर इतना हॉट है, इतना गर्म है, उसमें उस माग्मा फ्लो कर रहा है, तो वो माग्मा जो है वो आया कहाँ से? वो माग्मा कैसे बना? कि हीट की वजह से। अब हीट कहाँ से आई? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो रिएक्शन करते हैं और बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होती है वहाँ पे, और वो क्या कर रही है? हीट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है, मोल्टन माग्मा फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखो कि ये जो मोल्टन माग्मा है वो क्या करता है, यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, ये क्या करता है? ऊपर उठने लगता है। ऐसे समझो कि मान लो तुमने एक पानी गर्म करने के लिए रखा, ठीक है। ये जो है वो पानी तुमने गर्म करने के लिए रखा, नीचे से आग लगाई, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है वो नीचे वाला पानी जो होता है वो गर्म होता है। मतलब कि ये आधा कर देते हैं, तो नीचे वाला जो पानी है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी जो हीट के क्लोज है, तो वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, और ऊपर वाला जो है उसको देर लगती है। अब ये जो नीचे वाला पानी है वो क्या करता है, जब वो गर्म हो जाता है तो वो फ्लो करके ऊपर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो गर्म हो चुका है। वो जो कोई भी चीज़ अगर जब गर्म होती है तो उसकी जो वेट है वो कम हो जाता है, वो लाइट हो जाती है, और जो चीज़ लाइट हो गई है वो तो ऊपर जाएगी सही। और हैवी जो पानी जो है वो अभी ठंडा है, ऊपर वाला पानी, ठीक है,
तो ये जो नीचे वाला पानी था वो हॉट गर्म होकर ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला पानी था वो जो ठंडा है वो वापस नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये जो साइकिल्स है वो चलती हैं, और ये साइकिल जो है वो उसको हम क्या कहते हैं, करंट, कन्वेंशनल करंट। इसी तरीके से जब हम हवा की बात करते हैं तो जब हवा गर्म हो जाती है, ठीक है, ये लैंड सरफेस है, यहाँ पे हवा बह रही है, तो ये हवा जब गर्म हो जाती है तो ये हवा ऊपर चली जाती है, ठीक है, ट्रैवल करके, और वहाँ की जो ठंडी हवा होती है वो नीचे आ जाती है। इस तरीके से जब ये हवा गर्म हो जाएगी तो ये ऊपर चल जाएगी। इतनी देर में जो गई थी हवा ऊपर, वो ठंडी हो गई है तो वापस नीचे आएगी। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो क्या रहेगी, चलती रहेगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो इसी तरीके से ये जो साइकिल है वो हमारे एस्थेनोस्फीयर में भी चलती है। एस्थेनोस्फीयर में क्या है, मोल्टन मटेरियल, ठीक है, मोल्टन मटेरियल क्या करता है, गर्म है, बहुत ही हॉट है, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है, वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। जब वो ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऊपर जाता है जब कोई भी मोल्टन मटेरियल, तो या तो वो अगर प्लेट कमज़ोर है या क्रस्ट कमज़ोर है तो वो उसको तोड़ के बाहर आ जाएगा, मतलब वोल्केनो हमें दिखेगा, ठीक है। बट अगर प्लेट जो है वो कमज़ोर नहीं है, ठीक है, अच्छी हार्ड है, तो वो वापस अंदर जाएगा, ठीक है, क्रस्ट के अंदर ही, क्रस्ट के अंदर जो है वो ये जाएगा और वापस यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो वापस ये नीचे आएगा, यहीं से फिर बाद में ये गर्म होगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, वापस ठंडा होगा, वापस नीचे आएगा। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलती रहेगी, और इसी को हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब ये जो कन्वेंशनल करंट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है प्लेट के मूवमेंट के लिए, देखो, समझो कि ये हमारी प्लेट है ना, ये हमारी प्लेट है, इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, और नीचे यहाँ पे माग्मा जो है वो चल रहा है, माग्मा बन रहा है या माग्मा फ्लो कर रहा है। तो माग्मा ऐसे फ्लो कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है। कहीं कहीं पे इसकी डायरेक्शन बदल भी जाएगी, ठीक है, ये शायद इधर आ जाएगा, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो जब ये माग्मा प्लेट के अंदर जो है, क्रस्ट के नीचे जो है वो फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करता है, प्लेट को तोड़ता है। मान लो कि माग्मा ऊपर आया, ठीक है, प्लेट कमज़ोर थी तो उसने इसको खींचने की कोशिश की, जो प्लेट है उसके साथ में खींचती है। जब हम कोई भी चीज़ को पकड़ते हैं, उसको दोनों तरफ से खींचते हैं, तो वो बीच में से तो टूटेगी ही ना, ठीक है, ऑब्वियसली वो बीच में से टूटेगी ही। तो अगर वो टूटेगी तो वहाँ से माग्मा क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगी, और हम उसे कहेंगे कि वोल्केनो यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से जब कोई प्लेट, एक प्लेट है और जब माग्मा दोनों साइड से टूवर्ड, एक दूसरे के टूवर्ड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं, अब ऐसे जा रहा है, टूवर्ड जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो क्या करता है, प्लेट को धके एक दूसरे के सामने जो है वो टकराने की कोशिश करता है। जब दो प्लेट टकराती हैं तो क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग होती है। मान लो ये एक प्लेट थी और ये एक प्लेट थी, ये बेचारी ऐसे ही खड़ी थी, ठीक है, स्थिर थी, बट ये जो नीचे कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है उसने क्या किया, ज़बरदस्ती फोर्स लगा के इनको कन्वर्ज करने की कोशिश की, ठीक है, टकराने की कोशिश की। तो जब ये प्लेट टकराती हैं तो या तो इनमें से एक जो प्लेट होगी वो भारी होगी तो वो नीचे चली जाएगी, क्योंकि जो भारी होता है वो नीचे चला जाता है, और जो बेचारी हल्की प्लेट होगी वो ऊपर चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन देखने को मिलेगा, माउंटेन बिल्डिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये प्लेट मूवमेंट क्यों कर रही है, क्यों, कौन इनको खींच रहा है, कौन इनको धकेल रहा है, ठीक है, एक दूसरे के टुवर्ड, तो वो है कन्वेंशनल करंट। और ये जो साइकिल चल रही है इसे हम कन्वेक्शनल सेल्स बोलते हैं, कि हमारे मेंटल है उस पर कन्वेक्शनल सेल्स जो हैं वो बनते हैं माग्मा की वजह से, हॉट माग्मा की वजह से, माग्मा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। तो ये कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, वो मूव कर रहा है ऐसे, ठीक है, एक डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो प्लेट दूर जाएंगी, अगर एक दूसरे के टूवर्ड जाएगा, ये जो सेल्स हैं एक दूसरे के टूवर्ड जाएंगी तो फिर प्लेट कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज मतलब कि टकराएंगी एक दूसरे से। तो यही प्लेट को मूवमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि मान लो एक प्लेट यहाँ से खिसक गई, दूसरी जगह चली गई, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कन्वेंशनल करंट, जो कि नीचे साइकिल चल रही है। जैसे मशीन नहीं चलती है तो नीचे जो पहिए चलते हैं उसकी वजह से जो है वो ऊपर रखा हुआ मटेरियल भी क्या करता है, फ्लो करता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाता रहता है। इसी तरीके से ये हमारा जो कन्वेक्शनल करंट की वजह से हमारी जो प्लेट है वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब जैसे जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो यहाँ पे बीच में खाली हो गई जगह, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यहाँ से माग्मा चुपचाप बाहर आ जाता है, ठीक है। देखा इसकी तरीका। फिर ऐसे ही अगर जो प्लेट एक दूसरे के टूवर्ड जाएंगी, इस
कन्वेक्शनल करंट की वजह से, तो या तो एक प्लेट नीचे चल जाएगी या ऊपर चली जाएगी, तो वहाँ पे माउंटेन बन जाएगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल भी होती हैं माउंटेन बिल्डिंग वॉल्केनोज़ के लिए। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या है ये थ्योरी जो है वो अर्थर होम्स ने दी है। इसको याद कैसे रखें कि समझो कन्वेंशनल करंट में से अर्थर को क्या हुआ, घर पे करंट लग गया है। ठीक है, तो याद कर सकते हैं। अब इसने कब दी है, 1930 में दी है इस थ्योरी को। ये क्या थ्योरी क्या बात करती है कि एक मेंटल होती है हमारी जो लेयर है अर्थ की, उसमें से एक मेंटल है। मेंटल में भी अपर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर होता है। उस एस्थेनोस्फीयर में बहुत ज़्यादा हॉट माग्मा जो है वो बनता है, हॉट माग्मा मोल्टन मटेरियल। ठीक है, और वही जो है कन्वेंशनल सेल को प्रोड्यूस करने में मदद करता है कि जब कोई भी चीज़ गर्म होती है तो ऊपर उठने की कोशिश करती है। जब वो ऊपर उठती है, जब उसे कोई नीचे ऊपर जाने नहीं देता है तो वापस जो है नीचे आ जाती है। ठीक है, तो जब वो ठंडी होगी तो वापस नीचे आएगी, वापस ऊपर जाएगी वापस, तो ये साइकिल चलती रहती है। और यही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे प्लेट को मूवमेंट करने के लिए या क्रस्ट को मूवमेंट करने के लिए। रिस्पॉन्सिबल कौन है, कन्वेक्शन करंट। यहाँ पे भी यही दिया है कि टेंसाइल फोर्स। अब टेंसाइल फोर्स वही चीज़ होती है कि जब यही रिस्पॉन्सिबल है हमारे कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने के लिए, कि जब वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं, खींचती हैं, जब कोई भी चीज़ खींचती है उसमें जो फोर्स लगता है उसे हम टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन है ड्रिफ्ट करने के लिए, कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करने के लिए, कन्वेंशनल करंट। ये याद रखना, अर्थर होम्स ने दिया है। अब आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।